हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ज्ञानोलॉजी। तो अब तक हमने कवर किया है डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ये बहुत ही बेसिक स्टेप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर आपको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स नहीं आते हैं तो कोई भी लैंग्वेज सीखना आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो अगर आपको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स की कुछ जानकारी नहीं है तो पहले हमने वीडियोस बनाए हुए हैं, उसको जाके आप एक बार रेफर कीजिए। उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट कीजिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स आता होगा। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हम कैसे पाइथन को यूज करके कैलकुलेटर बना सकते हैं। तो एक्साइटेड हो सब लोग? मुझे पता है हाँ होंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था तो मैं जल्दी से ओपन करता हूँ उस फोल्डर को, वो गया बेसिक्स ऑफ पाइथन। और उसके अंदर आज के इस वीडियो के लिए मैंने रख दिया अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स वाली फाइल। तो ये अरिथमेटिक क्या होता है, असाइनमेंट क्या होता है, वो सब हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने इस फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है आपके लिए। तो जल्दी से जाइए और इस फाइल को डाउनलोड कीजिए। तो मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ मेरी अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट फाइल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या ऑपरेटर्स होते हैं, कौन से ऑपरेटर्स पाइथन में प्रेजेंट हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर्स, और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कैलकुलेटर को पढ़ने वाला है, कैलकुलेटर के फंक्शंस को पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो पहले हम देखते हैं ये ऑपरेटर्स होते क्या हैं। तो ऑपरेटर्स एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए यूज होती है। जैसे कि मान लो मुझे अगर दो नंबर्स को ऐड करने हैं तो उसका ऑपरेटर क्या हो गया, प्लस। अगर मान लो मुझे मल्टीप्लाई करने हैं दो नंबर्स तो उसका ऑपरेटर क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसी चीज को ऑपरेटर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ऑपरेशन करने के लिए जो ऑपरेटर लगता है उसको हम ऑपरेटर बोलते हैं। मान लो अगर आपको एक टंकी में से दूसरे टंकी में पानी को ट्रांसफर करना है तो ऑपरेटर क्या होगा, पंप। आपको वाटर पंप चाहिए होगा जो एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी ट्रांसफर करेगा, तो इसको ही बोलते हैं ऑपरेटर। तो पाइथन में कौन से ऑपरेटर्स है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए हम देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर। पाइथन के बहुत सारे ऑपरेटर्स है जो हम आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो हम देखने वाले हैं अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते क्या हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी कि जो जो हम कैलकुलेटर में यूज करते हैं, जैसे कि हमारा प्लस हुआ, माइनस, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, और बहुत सारे हैं हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, सपोज 3 + 2, और इसको अगर मैं रन करूँ तो ये देखो 5। तो ये हो गया हमारा प्लस ऑपरेटर, वो क्या है, एडिशन ऑपरेटर। अगर मुझे दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं करूँगा 6 - 2। अगर इसको मैं रन करूँ तो ये देखो हमारा आया आउटपुट 4। उसके बाद है हमारा मल्टीप्लाई ऑपरेटर, जो कि 4 मल्टीप्लाई यानी कि एस्ट्रिक 3। उसके बाद है हमारा डिवीजन ऑपरेटर जो कि है 6/2, ओके स्लैश है। और बहुत सारे हैं वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये चारों आपको बेसिक आते होंगे। ये फिलहाल के लिए आप रन करके ट्राई कर सकते हो कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद कुछ ऑपरेटर है जैसे कि 4, जैसे कि 5 2। अगर इसका आउटपुट मुझे 2 आ रहा है तो आप एक बार सोच सकते हो कि ये ऑपरेटर क्या करता है। उसके बाद हमारा सेकेंड ऑपरेटर है 6, नहीं मैं लूँगा 2 2। तो ये देखो ये भी ऑपरेटर क्या करता है वो आप सोच सकते हो। और उसके बाद है हमारा तो ये लास्ट के 3 ऑपरेटर आपको पता नहीं होंगे। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर पता नहीं है
तो वेट कीजिए, मैं बताने वाला हूँ ये क्या है, किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो चले इन ऑपरेटर्स को जान लेते हैं। हम सबको तो ये बेसिक वाले प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले ऑपरेटर्स तो पता ही है। उसके बाद हम देखने वाले हैं ये डबल स्लैश क्या है, उसके बाद डबल एस्ट्रिक क्या है, उसके बाद ये परसेंटेज वाली साइन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं ये डबल स्लैश क्या है। तो डबल स्लैश इसको बोलते हैं हम इंटीजर डिवीजन। अगर मान लो मुझे 5 इंटीजर डिवीजन 2 करना है, तो इसका मतलब क्या है, ये देखो रिजल्ट आया हमारा 2। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो 5 इंटीजर डिवाइड बाय 2 यानी कि क्या, अगर हम करते हैं 5 डिवाइड बाय 2 तो उसका आंसर क्या आता है, हमें उसका आंसर आता है 2.5। करेक्ट है। अगर 2.5 आता है, पर यहाँ पे हमें क्या है, इंटीजर डिवीजन। इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में हमेशा सिर्फ इंटीजर्स होते हैं और फ्लोट में डेसिमल पॉइंट्स होते हैं। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इंटीजर लेना है, तो इंटीजर इसका क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 2। अगर हम यहाँ पे और एक ट्राई करें, जैसे कि 6 इंटीजर डिवीजन 2, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 3। उसके बाद और एक मैं ट्राई करता हूँ। अगर मैं करूँगा 7 इंटीजर डिवीजन बाय 2, तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 7 इंटीजर डिवीजन बाय 2, इंटीजर डिवीजन है तो डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा, तो उसका आंसर आएगा 3। तो ये डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पे भी 3 आ गया 6 डिवाइडेड बाई 2, और 7 डिवाइडेड बाई 3 यहाँ पे भी 3 आ गया। तो ये फंक्शन है इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन क्या करता है, जो भी हमारा रिजल्ट रहेगा उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट रिटर्न करता है। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 3.5। 3.5 का इंटीजर क्या है, इंटीजर है 3। और अगर हम फ्लोट की बात करें तो अगर हम फ्लोट में रिटर्न करना चाहें तो फ्लोट का रिटर्न आंसर होता है 3.5। समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, ये सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है, डेसिमल पार्ट को नहीं रिटर्न करता है। तो ये हो गया हमारा इंटीजर डिवीजन। उसके बाद है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होती है, तो परसेंटेज मान लो मैंने 7% 2 रख दी, और अब मैं अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे मुझे आंसर आया 1। क्यों, क्योंकि अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करें, 7 डिवाइड बाई 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 3.5। अगर मान लो मुझे डेसिमल में रिजल्ट नहीं चाहिए, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा 3 और रिमाइंडर 1 आएगा। करेक्ट है। अगर रिमाइंडर 1 है तो मॉड्यूलस क्या करेगा, मॉड्यूलस सिर्फ रिमाइंडर को प्रिंट करेगा। यहाँ पे इंटीजर डिवीजन क्या करेगा, इंटीजर डिवीजन ये वाले पार्ट को रिटर्न करेगा और मॉड्यूलस ये वाले पार्ट को रिटर्न करेगा। इसके बाद मैं और एक एग्जांपल लूँगा, उसका है 6 मॉड 3। तो 6 मॉड 3 ये क्या है, कंप्लीटली डिवीजन है। तो ये क्या है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट हमें 0 आएगा। समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए और एक इस पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। उसके बाद है डबल एस्ट्रिक। डबल एस्ट्रिक क्या करता है, डबल एस्ट्रिक देखो मैं यहाँ पे पहले एग्जांपल लेता हूँ, 2 डबल एस्ट्रिक 3, तो इसका रिजल्ट 8 आ गया। 8 कैसे, ये देखो डबल एस्ट्रिक क्या करता है, डबल एस्ट्रिक यानी कि पावर 2 टू द पावर 3। तो 2 टू द पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो डबल एस्ट्रिक यानी कि पावर, यानी कि रेज टू। सो 2 रेज टू 3 आंसर क्या है, 8 है। तो वैसे अगर मैं और एक एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे देखिए 3 डबल एस्ट्रिक 3, तो 3 स्क्वायर क्या है, 3 क्यूब क्या है 27। तो यहाँ पे आ गया 27। तो ये हो गया हमारा डबल स्लैश, परसेंटेज और डबल एस्ट्रिक्स। तो यहाँ पे ये आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे ये बेसिक ऑपरेटर्स है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद फ्लोर डिवीजन, और या फिर उसको इंटीजर डिवीजन भी बोल सकते हो आप। उसके बाद है मॉड्यूलस और रिमाइंडर, उसके बाद है एक्सपोनेंट और रेज टू पावर, कुछ भी आप कह सकते हो। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लिंक दे दिया है, इस पर क्लिक करके
प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ ट्राई करूँगा। सपोज 3 2, इसको मैं रन करूँ तो ये आ गया 1, उसके बाद 3 raised to 2। इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद है 6%3। इसका भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट देते वक्त याद रखें क्वेश्चन के साथ आपको आंसर लिखना होगा, ताकि मुझे भी दिक्कत ना आए कि कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। समझ में आ रही है बात को? तो जो भी बंदा इसके आंसर दे देगा मैं उसको हार्ट देने वाला हूँ। और उसके कमेंट को भी पिन करूँगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हमारा होता है एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उसके बाद फ्लोर डिवीजन, वो सिर्फ इंटीजर पार्ट को रिटर्न करता है। उसके बाद है मॉड्यूलस और रिमाइंडर, वो सिर्फ रिमाइंडर पार्ट को रिटर्न करता है। उसके बाद है एक्सपोनेंट, जो कि एक पावर को रिटर्न करता है। तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कुछ भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा। उसके बाद है हम कैसे एक पूरे प्रॉब्लम को पाइथन में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लो मेरे एक ग्रॉसरी स्टोर है, तो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो कि है मल्टी लाइन प्रॉब्लम। तो इसमें हम समझने वाले हम मल्टी लाइन प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, अ ग्रॉसरी स्टोर। तो यहाँ पे मैंने प्रॉब्लम दिया है, अ ग्रॉसरी स्टोर सेल्स अ बैग ऑफ आइस फॉर ₹1.25 एंड मेक्स 20% प्रॉफिट। 1.25 पे 20% प्रॉफिट बनाती है। इफ इट सेल्स 500 बैग्स ऑफ आइस, तो उसको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? अगर हम बेसिक मैथ्स वे में सॉल्व करेंगे तो हम कुछ ऐसा लिखने वाले हैं। तो कॉस्ट ऑफ वन बैग इज 1.25, उसके बाद प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 20%। तो अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो वो बनेगा 0.2। उसके बाद है प्रॉफिट पर बैग। प्रॉफिट पर बैग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ आइस बैग। तो यहाँ पे 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.25। उसके बाद है नंबर ऑफ बैग्स। तो हमें क्या करना है? हमें फाइंड करना है कि 500 बैग्स को कितने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमें पहले प्रॉफिट पर बैग जानना होगा, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ किया है। उसके बाद 500 बैग्स, उसके बाद टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यानी कि उन 500 बैग्स को पर बैग प्रॉफिट लगा के कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ बैग्स इंटू प्रॉफिट पर बैग। तो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इंटू 1.25। अगर हम इसको यहाँ पे बेसिक अरिथमेटिक वे में सॉल्व करेंगे तो ये देखो, इसको हमें सॉल्व करना है। अगर मैं इसको रन करूं तो ये आ गया 125.0। तो 10 द ग्रोसरी स्टोर मेक्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 125। तो ये हमारा आंसर सही है। तो हमने बट सिर्फ कैलकुलेशंस पाइथन में किए हैं, बाकी सब ये हमारा नोटबुक पे रहेगा। तो अगर हम पूरे प्रॉब्लम को पाइथन में सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऊपर मैंने कैसे इसको सॉल्व करना है ये सब दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। तो मुझे पता है तो मैं इसको करने वाला हूँ। तो पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ आइस बैग। तो मैं यहाँ पे सिमिलर वे जैसे हमने नोटबुक में सॉल्व किया उसी तरह करूँगा, बट यहाँ पे मैं वेरिएबल्स यूज़ करने वाला हूँ। तो वेरिएबल क्या है? फर्स्ट मेरा कॉस्ट ऑफ आइस बैग इक्वल टू कितना है? कॉस्ट ऑफ आइस बैग इज 1.25। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.25। उसके बाद सेकेंड हम क्या लिखते हैं? हम उसके बाद लिखते हैं प्रॉफिट मार्जिन, जो कि है प्रॉफिट अंडरस्कोर मार्जिन। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0.2। उसके बाद हम फाइंड करते हैं कितना प्रॉफिट पर बैग हमें मिलता है। तो प्रॉफिट पर बैग इक्वल टू, तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट अंडरस्कोर ऑफ आइस बैग मल्टीप्लाइड बाय
प्रॉफिट मार्जिन। तो ये मिल गया हमें प्रॉफिट पर बैग। उसके बाद इस प्रॉफिट को हमें कितने बैग पे लगाना है, इस प्रॉफिट को हमें 500 बैग्स के लिए फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे और एक वेरिएबल बनूंगा जो कि हमारा होगा नंबर ऑफ बैग्स, नंबर ऑफ बैग्स जो कि है 500। उसके बाद हमें टोटल प्रॉफिट फाइंड करना है। सो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, तो टोटल प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पर बैग मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बैग्स। अगर मैं इसके बाद टैब लगाऊंगा तो यहाँ पे मुझे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल्स के नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाता है ऐसे प्रॉफिट पर बैग। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे टैब लगाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट पर बैग मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इसके बाद टैब लगाता हूँ और इसके बाद नंबर ऑफ बैग्स, तो मैं लगाऊंगा प्रिंट। उसके बाद टोटल, मुझे क्या आउटपुट चाहिए, मुझे टोटल प्रॉफिट का आउटपुट चाहिए। सो टोटल अंडरस्कोर प्रॉफिट, और अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिए 125.0। तो इस तरह हम कुछ मल्टीपल लाइंस ऑफ प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसका आउटपुट फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स के नाम रखने के लिए बताया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्टिव रख दिया है। तो ऐसी जगह पे हमें डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स बहुत ही यूज होने वाले हैं। अगर मैं इसको यहाँ पे x लिख दूँ, इसको y, और मैं इसको z लिख दूँ, तो मुझे यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि भाई x क्या है, y क्या है, वो बार बार ऊपर जाके देखना पड़ेगा, हाँ x ये है, x वो है। तो इसलिए कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, हमें कभी भी डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स को ही डिक्लेयर करना है या डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स ही बनाने हैं। तो ये हमने सीख लिया हम कैसे मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोग्राम बना सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉब्लम बनाऊं, तो मैं अगर इसको यहाँ पे एक न्यू सेल बनाऊंगा, उसको मार्कडाउन घोषित करूंगा और मैं यहाँ पे एक प्रॉब्लम दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया है, तो ये आपको ट्राई करना है। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलने वाला है, आपके नोटबुक फाइल में ये क्वेश्चन नहीं होने वाला है। तो आपको वीडियो से क्वेश्चन देख के आपके नोटबुक में ट्राई करना है। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसका आंसर फाइंड कीजिए। अगर इस नोटबुक में कहाँ पे भी आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिख जाती है तो कृपया मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि मेरी इंग्लिश उतनी खास नहीं है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आप कृपया मुझे माफ़ कीजिए। उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑपरेटर्स और उसके डिस्क्रिप्शन। तो हमें पता है एडिशन क्या करता है, एड्स वैल्यू ऑन आइदर साइड ऑफ द ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने आपको एक सेल भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप जरूर ट्राई करना ऑपरेशंस क्या करते हैं, कैसे हमें यूज़ करना है उसको। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई करना। उसके बाद इन ऑपरेटर्स को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, उसके साथ ही एग्जाम्पल भी सॉल्व किया हुआ है, तो आप ज़रूर इसको ट्राई कर देना। तो अब हम पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर भी हमने बहुत बार यूज़ किया है, तो यहाँ से आप देख के पता लगा सकते हो कौन सा असाइनमेंट हमने बहुत यूज़ किया है, जो कि है इक्वल टू साइन। तो बहुत बार हमने असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इक्वल टू को यूज़ किया है, और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं वो हम नीचे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पे कुछ लिस्ट है, इनको आप एक बार देख सकते हो। यहाँ पे इक्वल टू जो कि है मैंने सेम एज लिखा है, क्योंकि ये और ये सेम ही है। तो इक्वल टू इज सेम एज x इक्वल टू 5 और एग्जाम्पल x इक्वल टू 5। अगर प्लस इक्वल टू है कहाँ पे भी, तो इसका मतलब है x इक्वल टू x प्लस 5। तो इसका हम एग्जाम्पल नीचे सॉल्व करने वाला है। तो फिलहाल हमें सिर्फ इक्वल टू पता है, ये सब को आप भूल जाइए, हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हमें असाइन पता है, तो हम स्टार्ट करते हैं असाइन से। तो सम ऑफ द कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर्स विद डिस्क्रिप्शन। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटर यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड में, उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन और उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो अगर हम ट्राई करते हैं, सपोज मैं ए लिख देता हूँ 4,
उसके बाद बी लिख देता हूँ 5। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैं 4 को, जो भी 4 हमारी वैल्यू है उसको ए वेरिएबल को असाइन कर रहा हूँ, तो यह है असाइनमेंट ऑपरेटर। उसके बाद 5 को बी को असाइन कर रहा हूँ, तो यह है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं इसके ऊपर करूँगा सी इक्वल टू ए प्लस बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अरिथमेटिक एडिशन का यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद उसको असाइन करने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये एग्जांपल है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ अरिथमेटिक प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो हमारा आउटपुट आ गया। मैं यार हमेशा भूल जाता हूँ प्रिंट लगाने, और ये देखो हमारा आउटपुट आ गया यहाँ पे 9। तो ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि है इक्वल टू साइन। उसके बाद एंड, तो नेक्स्ट है हमारा एड एंड। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली एक एडिशन वाला काम करता है। बट अगर सपोज मुझे यहाँ पे करना है c इक्वल टू, अगर मुझे c को एक वैल्यू से बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा c प्लस 1। ये सेम चीज़ मैं कुछ इस तरह भी कर सकता हूँ। अगर मैं करूँगा c प्लस इक्वल्स 1, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ c को और इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट करूँ c को, तो यहाँ पे हमारा c का वैल्यू क्या था, c का वैल्यू पहले 9 था। उसके बाद मैं करूँगा c प्लस 1, तो c का न्यू वैल्यू क्या हो गया, जो कि 9 प्लस 1 वो 10 होने वाला है। और c प्लस 1 इक्वल्स c प्लस इक्वल्स 1, इसके बाद 10 के बाद इसको वैल्यू 11 होना है। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो 10 और 11। तो पहले हम ये देखते हैं, ये हमको बेसिक आता है। उसके बाद ये वाला देखने हैं। तो इसका प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, पहले हम जो भी राइट साइड है वो पहले लगाने वाले हैं इक्वल टू, उसके बाद प्लस क्या करने वाला है 1। तो इसका मतलब है जो भी यहाँ पे लेफ्ट साइड में है उसको ही एक से बढ़ाने वाले हैं। तो c इक्वल टू c प्लस 1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम c 2 बार लिख रहे हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए पाइथन में एक न्यू मेथड है जो कि है प्लस इक्वल टू। वो क्या करेगा, हमें 2 लिखने के बजाय एक ही इसमें कंप्रेस कर देगा और ये 2 असाइनमेंट को एक कर देगा, उसके बाद 1। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारी लेफ्ट साइड है जो कि है c, उसको ही उसकी प्रीवियस वैल्यू लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस है तो ऐड कर देंगे जो भी हमारी राइट साइड वैल्यू है। तो c प्लस 1, समझ में आ रहा है। वैसे ही हम आगे देखने वाले हैं, आगे है सब्ट्रैक्ट एंड। तो सिमिलर वे में अगर मैं करूँ यहाँ पे c माइनस इक्वल 1, तो हमने पहले एडिशन देखा, अब सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे होने वाला है c इक्वल टू c माइनस 1। सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ c माइनस 1, तो इन दोनों का मीनिंग सेम ही है, बस ये कॉम्प्रेस्ड वे में है जो कि हमारा सिंगल स्टेप में है। तो हम c को 2 बार यूज करने के बजाय यहाँ पे c एक ही बार यूज कर रहे हैं। तो ये है हमारा सब्ट्रैक्ट एंड। प्रिंट c लगाऊंगा तो ये मुझे एरर नहीं देगा, 7 आ गया इसका वैल्यू। उसके बाद है मल्टीप्लाई एंड। सेम वे में फंक्शन करेगा, सिर्फ प्लस के जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो c मल्टीप्लाई इक्वल्स, सपोज मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, तो c का पहले का वैल्यू क्या था 7, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब मैं अगर प्रिंट करूँ c को तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 14। जैसे कि हमने एडिशन में देखा था, जैसे कि हमने एड एंड में देखा था, वो क्या करता है c को लेता है उसके बाद c मल्टीप्लाई बाय 2। वैसे ही अगर डिवाइड एंड देखें, अगर हम डिवाइड एंड देखें तो c डिवाइड इक्वल्स, सपोज मैं 2 करूँ, सो 14 यहाँ पे था, सो 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगाऊँ c, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 7.0। समझ में आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे मुझे यहाँ पे पाइथन ने 7.0 वैल्यू प्रिंट कर दी है। अगर आप सोच रहे होंगे इसने मुझे 7.0 क्यों दी,
क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ डिवीजन यूज़ किया है। डिवीजन क्या रिटर्न करता है? डिवीजन हमेशा फ्लोट रिटर्न करता है। अगर आपकी वैल्यू 5 भी आएगी तो पाइथन मुझे रिटर्न क्या करेगा? 5.0। तो हर जगह पे पॉइंट मतलब डेसिमल आना ही है। तो अगर हम सिंगल स्लैश यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें डेसिमल में आना ही है। तो ये हो गया हमारा डिवाइड एंड। उसके बाद है मॉड्यूलस एंड। तो पॉज कीजिए, इसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो मेरे साथ आगे बढ़िए। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये ट्राई किया होगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सी मॉड इक्वल्स, मतलब क्या करेगा? ये रिमाइंडर फाइंड करेगा सी को डिवाइड करके 2 से। तो सी का वैल्यू क्या था? 7। उसके बाद मैं अगर 7 को 2 से डिवाइड करूँ तो उसका रिमाइंडर क्या आता है? तो 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 3.5। 3.5 आ रहा है रिजल्ट, मतलब इसका ऑब्वियसली रिमाइंडर आ जाएगा। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल होता तो रिमाइंडर 0 आता। अगर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि इसमें डेसिमल वैल्यू आ रही है, तो इसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो होगा। तो 7 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करें तो 2 3 ज़ा 6 और रिमाइंडर 1। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगाऊँ सी, तो मुझे यहाँ पे 1 प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखो 1.0, क्योंकि हमारे यहाँ पे 7.0 था, इसके लिए 1.0 आ गया। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मुझे वैल्यू 7 होता, अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूँ c इक्वल टू 7, और अगर मैं अब इसको रन करूँ तो ये देखो हमारा आ गया 1। जैसे c का वैल्यू होगा उसके बाद उसी तरह ये वैल्यू भी रिटर्न हो जाएगा। अगर मैं इसको 7.0 लगाऊं तो ये डेसिमल में 1.0 प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको 7 लगाऊं तो ये मुझे रिटर्न करेगा 1। उसके बाद है एक्सपोनेंट एंड। तो एक्सपोनेंट एंड में क्या होता है? एक्सपोनेंट एंड में हम पावर मतलब एक्सपोनेंट डिक्लेयर करते हैं। तो मैं अगर सपोज करूँ 3 एक्सपोनेंट एंड इक्वल टू, मैं अगर इसको करूँ c एक्सपोनेंट एंड इक्वल टू 2, तो c का वैल्यू क्या था? 1 था। उसके बाद अगर मैं रेज टू 2 करूँ तो इसका वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 रेज टू एनी पावर इज़ 1। अगर मैं यहाँ पे c इक्वल टू, इसके पहले मैं यहाँ पे c इक्वल टू 2 करूँ और उसके बाद इसको रन करूँ तो c इक्वल टू 2 है, तो 2 रेज टू 2 कितना हुआ? 4। तो यहाँ पे आ गया 4। उसके बाद है फ्लोर डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन को भी मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो मेरा c का वैल्यू 4 था, तो c डिवाइड इक्वल्स 2। अभी इस बार मुझे ये वैल्यू इंटीजर में प्रिंट करने वाला है। तो पहले हमने सिंगल स्लैश लगाई थी, अब हम डबल स्लैश लगा रहे हैं। तो डबल स्लैश में हमेशा इंटीजर प्रिंट होता है या इंटीजर रिटर्न होता है, तो हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न होने वाली है। तो ये देखो 2। तो अगर मैं c की वैल्यू 5 भी लगाऊं तो ये मुझे इंटीजर ही प्रिंट करने वाला है। तो ये हो गया हमारा अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंप्लीट। प्रैक्टिस कीजिए एक बार। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस प्ले कीजिए। बट जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तो जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आता है तब तक आप मुझे चाहिए कि आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट बने। और जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक मुझे आप चाहिए कि इस टॉपिक में आप एक्सपर्ट बने। और जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो आ रहा है तब तक आप इस टॉपिक को पूरी तरह एक्सपर्ट कीजिए। और चले मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और अगले वीडियो के पहले मुझे चाहिए कि आप इस टॉपिक में एक्सपर्ट बन जाए। और मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करना है एक बार। और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स भी बताना। अगर कोई बंदा एक ही कमेंट में पूरे आंसर्स बता देगा तो हम इसको बहुत ही अप्रिशिएट करूँगा। आपके एफर्ट्स हमें बहुत ही मायने रखते हैं। तो प्लीज़ ट्राई कीजिए एक बार और बने रहे हमारे साथ इस पाइथन के सीरीज़ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।